और इस आभासी मंच में जुड़े हुए देश भर के एकेडमिक जगत के लोग, समाज सेवी लोग और निश्चित रूप से जो चेतनशील लोग हैं, उनका ये जुड़ाव है। सबसे पहले मैं आदिवासी दिवस पर आप सभी लोगों को आदिवासी होने के नाते नहीं, बल्कि मनुष्य होने के नाते बधाई देता हूँ। और जिस पर हम चिंतन कर रहे हैं, वे लोग भी मनुष्य हैं। सबसे पहली बात तो ये है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को जो ऑर्गेनाइज किए हैं मैडम प्रोफेसर आशा शुक्ला जी, वह देश की जानी मानी विदुषी हैं और उन्होंने समय समय पर विभिन्न विषयों पर अच्छे अच्छे लोगों को एक मंच दिया। इसके लिए मैडम मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित रूप से आपका प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान पा रहा है। और आशा पारस फाउंडेशन के माध्यम से जो दो जर्नल निकाले जा रहे हैं और सोशल सेक्टर में भी काम किए जा रहे हैं, महिलाओं के बीच में काम किए जा रहे हैं, ये सब कुछ अभिनंदनीय है। और आप निश्चित रूप से एक बहुत ही लंबी दूरी तय करने वाली हैं और आपको दीर्घायु करें ईश्वर। मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले मैं करूँगा। इस कार्यक्रम में हमारे छोटे भाई डॉक्टर रमाशंकर जी, जिनसे मैं कभी मिला नहीं हूँ, और एक इंटरव्यू में संजोग से मुलाकात हुई और उसके बाद उसमें भी हम ठीक से मिल नहीं पाए। मैं कोशिश कर रहा था कि बाद में मुलाकात हो, लेकिन ये लोग जा चुके थे। तो लेकिन मुझे मानते हैं ये आपका बड़प्पन है। और इस कार्यक्रम में और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, स्कॉलर हैं, स्टूडेंट्स हैं। मैं सभी लोगों को सबसे पहले स्वागत करता हूँ। और आज जब हम आदिवासियत को लेकर बात कर रहे हैं कि उनको किस तरीके से मुख्य धारा में जोड़ा जाए, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी हम आज़ादी के इतने वर्षों बाद केवल भारत में ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर जो मनुष्य जाति है, उसके जो अंतर संघर्ष हैं, उसको हम किस तरीके से समझ पाए हैं, यह हमारे मनुष्य होने की परीक्षा थी। और इस परीक्षा में जब जब हम अनुत्तीर्ण हुए, तो हम किसी को आदिवासी कहने लगे, किसी को असभ्य कहने लगे और तरह तरह की बातें हम लोगों ने कही, जो कि ठीक नहीं थी। मेरी जो अभी तक मान लीजिए स्टडी है, अध्ययन है, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन आदिवासी जनजीवन, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनके जीवन के सरोकार, वह हमारे बीच से कभी भी एक प्रश्न खड़ा करते हैं और हम उन प्रश्न के साथ जूझते हैं। तो उसके पीछे हमारे खुद के जो विवेक हैं, वे काम करते हैं। सभ्यता विमर्श में जब हम जाएंगे, तो हमारे भारत में आकर के कई विद्वानों ने, विदेशी विद्वानों ने काम किया। बेरियर एल्विन का नाम आप ले सकते हैं। उन्होंने उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र लिखा और वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे इलाके में जा करके आदिवासियों के बारे में तरह तरह के अध्ययन किए और उन्होंने समझा कि आदिवासी जनजीवन क्या है। एक दूसरे स्कॉलर का नाम मैं लूंगा जिसकी चर्चा शायद एकेडमिक जगत में कम ही होती है, लेकिन उन्होंने काफ़ी काम किया है। बी डी शर्मा जी, वो देहू के कुलपति भी थे, प्रथम वाइस चांसलर। आदिवासी जो कमीशन बना था उस समय आदिवासियों के लिए भारत सरकार ने जो कमीशन अनुसूचित जनजाति के लिए बनाया था, उसके वो अध्यक्ष भी थे। और उन्होंने बहुत सारे अपने, वो कमिश्नर बनाए, कमिश्नर थे उस समय, तो उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया और वो उन्होंने बहुत अध्ययन किया।
और खासकर नॉर्थ ईस्ट बेल्ट में जो आदिवासी जीवन है उसके बारे में उन्होंने काफी कुछ लिखा पढ़ा है। एक और हमारे यहाँ ठक्कर बप्पा का नाम आप सुने होंगे। वो काफी उन्होंने आदिवासी जनजीवन को लेकर के काम किया। आदिवासी लोक का जो सौंदर्य बोध है, उसका एस्थेटिक सेंस जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। वो हमारे समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है, वो हमारे सभ्यता विमर्श के लिए महत्वपूर्ण है। और जो अभी हमारे भाई रमाशंकर जी ने कहा कि भगवान राम जब अपने यात्रा में थे तो उन्होंने बहुत सारे कोल भील आदिवासियों के बीच में रह करके काम किया, और उन्होंने भी उस समय समझने की कोशिश की। सबरी की मुलाकात भी उन्हीं से होती है उसको। और इसी तरीके से महाभारत काल में जो द्वापर का समय है उस समय भी बहुत सारे नाम हुए हैं जिन पे कि एकलव्य वगैरह भी आते हैं। और इस तरीके के उसमें अ, खुद जो है हिडिंबा वगैरह जो हैं, हिडिंबा और हिडिंबा उनको अगर हम देखें तो भी उनको भी हम आदिवासी कल्चर से ही कह सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक लंबी लेगेसी है जिसको लेकर के हम मनुष्य बनने की प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। हो सकता है वो इस तरीके के जो आज हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसमें काफी चमक धमक है, इस तरीके का उनका जनजीवन नहीं है, लेकिन फिर भी उनका अपने तरीके का अपना जनजीवन है जिसको हम सभ्यता विमर्श में इग्नोर नहीं कर सकते, उसे अलग रख करके नहीं देख सकते। पीयूष दहिया ने लोक विमर्श पर काफी काम किया है, और पीयूष दहिया भी आदिवासी लोक संस्कृति पर काफी बहुत कुछ लिखे पढ़े। उन्होंने भी जो इंडिजिनस कल्चर है उसके बारे में, इंडिजिनस फोक लोर है उसके बारे में, इन सारी चीजों के एस्थेटिक सेंस पर काफी काम किया है। तो जो एकेडमिया में बहस है उसको हम इनके चश्मे से देखें, या अब चश्मा हम बदल करके किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से देखें जो 5 स्टार होटल में बैठ करके कोई एक प्लानिंग रचता है, या उसमें 5 स्टार होटल में जब वो प्लानिंग करता है तो वहाँ कभी भी मुझे नहीं लगता कि जा करके आदिवासी लोगों को भी उसमें जोड़ा जाए। ये बात अलग है कि आज हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, तो जिसका कि हम बहुत दुनिया भर के मंचों पर जाकर के ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है। भारतीय संसदीय प्रणाली में किसी आदिवासी महिला का राष्ट्रपति बन जाना ये गौरव की बात है। और ये भी गौरव की बात है कि हमने उनको समझा और उनको महत्व दिया। लेकिन केवल इतने से काम नहीं बनता है। अगर वो न्यायालय के किसी न्यायाधीश वाले समारोह में जाती हैं, वकीलों के समारोह में जाती हैं, तो उनको कहना पड़ता है कि अभी भी हमारे जो आदिवासी बंधु हैं जिनकी अपनी ऑटोनॉमी है, अपनी इकोनॉमी है, अपना उनका एक जीवन जीने का तरीका है, उनके इथोज हैं, उनके अपने। सर आपका माइक म्यूट हो गया सर। मैं कहाँ था, आप लोग कहाँ तक सुने हैं? तो आदिवासी महिला जब राष्ट्रपति हमारी किसी न्यायाधीशों के बीच में जाती हैं तो उनको ये कहना पड़ता है कि अभी भी सहजता का जीवन जी रहे लोगों को अपराधी बना करके जेल में डाल दिया जाता है, और वो वास्तव में अपराधी नहीं होते हैं। उनके उनको न्याय कब मिलेगा? तो एक बड़ा सवाल है जो कि राष्ट्रपति स्वयं उठा रही हैं। अब मैं थोड़ा सा अपने अध्ययन क्षेत्र में मैं आप लोगों को ले जाऊंगा। जब मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो मैंने आदिवासी समाज और मानवाधिकार पर काम किया, और माड़िया जनजाति पर मैंने काम किया। संजोग से मुझे मैडम आप सबके आशीर्वाद से
मानवाधिकार आयोग ने मुझे उस किताब पर मुझे पुरस्कार भी मिला, जो कि महफिल का मेरा कार्य था, और मुझे मानवाधिकार आयोग का पुरस्कार भी दिया गया। के जी बालाकृष्णन जी ने दिया था। मैं उस मंच पर जब गया था, मुझे पुरस्कार दिया जा रहा था, तो मैंने, बहुत सारे लोग थे जिनको पुरस्कार मिल रहा था, तो मैंने, सारे लोगों ने कहा कि अ, मुझे लिखना अच्छा लगता है और मुझे इससे प्रेरणा मिलती है, और मैं इससे, इसलिए मैं लिखता हूँ, लिखती हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ कि मैं, मुझे पुरस्कार मिल रहा है और इससे हमें प्रेरणा मिलती है। हमने कहा कि मैं तो लिखता हूँ, बस यूं ही जो लिखा था वो आप लोगों के सामने चला आया, और लिखते हुए भी हैं अपने भीतों पर, उकेरा करते हैं अपने चित्र, लिखते हुए भी हैं, लेकिन उन चित्रों को, उन भित्ति चित्रों को कोई पुरस्कार नहीं देता है। वो सहज जीवन में जब वो अपना घर लीपते हैं, तो वहां पर बहुत सारे चित्र बनाते हैं, उनकी प्रदर्शनी नहीं लगती है। हम बड़े बड़े 5 स्टार होटल में प्रदर्शनी देखने जाते हैं, उसको खरीदते हैं, लेकिन आदिवासियों की जो प्रदर्शनियां हैं, उनके जो चित्र हैं, उनकी जो खूबसूरती है, उसको हम कभी भी महत्व नहीं देते हैं। तो समस्या इस बात की है कि हम क्यों नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे भीतर ही उनके लिए स्थान नहीं है। इन चीजों के साथ में और भी दूसरी बातों पर अगर जाऊं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो मैडम, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठा दिया है, मैं क्या बताऊं। और मतलब दुनिया भर में 7,000 भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं। आदिवासी समाज, ऐसे बहुत से आदिवासी समाज है जिनकी अपनी बोलियां हैं, जिनकी अपनी भाषाएं हैं, जिनकी अपनी लिपि भी है। और हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया भर के लोगों को मैं चैलेंज करूंगा इस मंच से कि वे उन लोगों को संरक्षित, सुरक्षित नहीं कर रहे हैं। उनका संरक्षण होना जरूरी है, नितांत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम उसको नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग, जो जो भाषाएं विलुप्त हो गई, जो आदिवासियत विलुप्त विलुप्त हो गई, वो क्या कभी लौटा सकेगा कोई। तो एक बड़ा सवाल है कि हम उनको सुरक्षित, संरक्षित नहीं कर रहे हैं। जो जो अपनी भाषा में बहुत ही सहज हैं, अपने एरिया में बोल लेते हैं, अपने क्षेत्र में, अपनी कम्युनिटी में बोल लेते हैं, उन समुदायों के बीच की बोली को हम सहेज नहीं पा रहे हैं, उनकी लोक को नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी लोकगीत को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके पहनावे को हम सहेज नहीं पा रहे हैं। उनके जनजीवन को सुधारना और उनको एक बड़ा आयाम देना, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है पूरी दुनिया भर की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयोग ने बहुत पहले आदिवासियों के मानवाधिकारों पर बहुत सारा काम किया, लेकिन आज भी मुझे तो लगता है कि जो बड़ी एजेंसीज हैं, चाहे वो कोई भी, चाहे ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, या दूसरे बड़े जो प्लेटफार्म हैं, या यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशनर ऑफिस हो, ये सारे केवल एक प्रोपोगंडा मिशनरी की तरह काम कर रही हैं। ये जमीन पर जाके काम नहीं करते। तो जब मैं वहां पर भाषण दे रहा था, मैं उस पर आऊंगा, तो मैंने कहा कि माड़िया आदिवासियों के बीच में जो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर मैं गया और मैंने कुछ गांवों का जो सर्वे करना था मुझे, जो बहुत रिमोट एरिया में था। मैं एक पत्रकार के माध्यम से गया, पहले पुलिस स्टेशन गया, तो पुलिस वाले कहे कि भैया हमको लेके मत जाइए, गढ़चिरौली में बहुत नक्सलाइट बेल्ट है और यहाँ मार दिए जाते हैं लोग, मैं आपके साथ नहीं जाने वाला हूँ। मैं आपको वहां तक छोड़ दूंगा, उसके बाद आप जाना समझना, मुझे नहीं मतलब है। आप वापस आओगे नहीं आओगे मुझसे नहीं मतलब है, आप आना तो रिपोर्ट कर देना। मैंने कहा बड़ी गड़बड़ बात है। तो मैंने एक पत्रकार भाई को, यहाँ सोनू जी दिखाई दे रहे थे अभी, तो एक पत्रकार को मैं फोन किया किसी तरीके से नंबर लेकर के, फिर वो ले जाकर के हमको रिमोट एरिया में विजिट कराया। मुझे पता चला मैडम कि मैं सन 2007 की बात कर रहा हूँ,
उस समय तक उस एरिया में, उस गांव में, उस न्याय पंचायत में चुनाव तक नहीं हुए थे न्याय पंचायत के। वो नहीं जानते कि प्रधान कौन होता है, वो नहीं जानते कि राइट्स क्या होता है। ये स्थिति है। अभी तो मैं काफी लंबे समय बाद बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर क्या हुआ, उस एरिया के लोग कौन कौन काम किया। हमने मानवाधिकार आयोग में बात उठाई थी तो उन लोगों ने कहा था कि हम खुद एक टीम भेजेंगे। उन्होंने भेजा कि नहीं भेजा, आई डोंट नो, लेकिन ये बातें हुई थी। अब मैं जो सुधार की बातें हैं उस पर मैं आऊंगा। तो बाबा आमटे ने काफी अच्छा काम किया गढ़चिरौली में ही। उन्होंने वहां पर, उनके बेटे लोगों ने, प्रकाश आमटे ने, उन लोगों ने काम किया। ऐसे बहुत सारे एरिया में काम करने वाली एलिना सेन जी थी, उन्होंने काफी काम किया था। उनके विनायक सेन जी ने काम किया, उन लोगों ने काम किया। उनके ऊपर एक एक्ट लगा करके कोई, उनको कई सालों जेल में रहना पड़ा। तो जो सुधार के लिए जाते हैं उनको भी समस्या है, जो सुधार नहीं कर रहे हैं वे दूसरी तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर, इस बहुत चालाकी के साथ इस पूरे सभ्यता विमर्श में एक बड़ी कम्युनिटी ऐसी है जो कि आदिवासियों को का सब कुछ खा जाना चाहती है। उनके नाम पर बहुत सारी योजनाएं बना लेना चाहती है, उसको थोपना चाहती है, अपने तरीके से उनको जीने के लिए बाध्य करना चाहती है, अपने तरीके का उनको विज्ञापन देना चाहती है, और उस तरीके की उनकी सांस्कृतिक जीवन शैली को बना देना चाहती है जैसे वो सभ्यता का अपना मुकाम समझ रही है जिसे। हालांकि मैं उसे सभ्य नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनकी सभ्यता उनके तरीके की ही अच्छी है, उनका जीवन अपने तरीके का ही अच्छा है। तो ये सारी चीजें जो है, जो प्रकाश आमटे ने किया, बाबा आमटे ने किया, या शक्कर पप्पा ने बहुत समय तक आदिवासी इलाके में रह के काम किया था, उनके जनजीवन को सुधारा था। ऐसे मिशनरी लोगों की जरूरत है जो कि जा करके आदिवासी लोगों के बीच में, बी डी शर्मा जी ने जाकर के काम किया था, जो जाकर के उनके बीच में काम करे, उनके बीच में हॉस्पिटल हॉस्पिटल बनाए, उनके बीच में उनके उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश करे। उनकी महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं और कितनी सुरक्षित हैं, उसे हमें बहुत बारीकी से समझने की, सूक्ष्म रूप से समझने की जरूरत है। क्योंकि उनके जंगल में, और जंगलों पर इतना बड़ा आफत आ गई कि जो बांध बने उससे उनको बहुत माइग्रेशन हुआ। उनके जंगलों को काट करके बहुत मल्टीनेशनल मल्टीप्लेक्स बनाए गए। ये तो बहुत अत्याचार हुआ है उनके साथ। इनके सुधार के लिए उनके तरीकों को समझना पहले जरूरी है। उसके बाद जो प्लानिंग कमीशन काम करता है उसमें उनका पार्टिसिपेशन जरूरी है। और खासकर जो जेंडर बेस्ड जो हिंसा है वो किस तरीके से रुक सकती है, वो तभी रुक सकती है जो हमारी प्लानिंग कमीशन में बहुत ही गहराई से समझने वाले लोग वहां पर होंगे। तो ये सारी चीजें हैं और इसको मैं बहुत ही गंभीरता से लेता भी हूँ। और अभी मैं जिस एरिया में काम कर रहा हूँ, मतलब अम्बेडकर चेयर के माध्यम से, वहां भी मैं इस तरीके का काम कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके से उनके बीच में चला जाऊं, उनके उनको समझाऊं। तो इस तरीके की चीजें अगर हम लोगों के बीच से कोई खड़ा होता है तो हम सबको साथ होना चाहिए और वे आगे बढ़े तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैडम, आपने बहुत समय दिया मुझे, और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्रणाम आपको। और ऐसे मंच पर हमें आप बुलाती हैं और जो हमारे मन पसंद विषय होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत नमस्कार।